Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to the class of biology, and in today's class we are going to learn about the cellular organization. By cellular organization, or in this topic, we are going to learn about how do living things live and how are their bodies designed according to the simplicity or complexity of their cells. हमारी अर्थ के ऊपर जितनी भी फॉर्म के अंदर लाइफ मौजूद है, ऑल दोज लिविंग थिंग्स दे आर मेड ऑफ द सेल्स. नाउ एन अमेजिंग थिंग इज़ कि वो सेल और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है. देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ द सेल्स दैट आर वेरी वेरी सिंपल, एंड देन देर आर सेल्स दैट आर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. दे हैव मैनी स्मॉलर पार्ट्स और ऑर्गेनेलीज इन दैम. इसी तरह से कुछ ऑर्गेनिजम्स they are made of only one cell, and then there are other organisms, they are made of billions of cells. तो हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ की जो इतनी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है, उसको समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम सेल की डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ें. हम सेल की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले समझें. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो कोई भी हो, वो इन 5 ग्रुप में से किसी एक ग्रुप में फिट होता है. प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. All organisms are made of cells. There are 2 types of cells. The organisms in the first group are made of prokaryotic cells, while all other groups have eukaryotic cells. Let us first of all discuss about the prokaryotic and the eukaryotic cell. आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये जो 5 ग्रुप हैं, हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो इन 5 में से किसी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन 5 में से किसी ना किसी एक ग्रुप में फिट होता है. इन 5 ग्रुप्स की देयर इज़ अ स्पेशलिटी दैट प्रोकैरियोट्स एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर वो वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं. दे आर मेड ऑफ द वेरी स्मॉल एंड अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ द सेल्स. These cells are very small in size. Now all the cells are small in size, but prokaryotic cells are extra small in size. और फिर बाकी के जितने भी 4 ग्रुप्स हैं, इनके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर मेड ऑफ द यूक्रियोटिक सेल्स. यूक्रियोटिक cells are larger in size than the prokaryotic cells and they have many organelles in them. यूक्रियोटिक सेल का साइज़ बड़ा होता है ज़रा प्रोकैरियोटिक सेल से, और उनके अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं. So these are the difference. First of all, we are going to learn about the difference between the prokaryotic and the eukaryotic cell. I am going to show you a pictorial description, a pictorial explanation to further make it clear कि prokaryotic और eukaryotic के दरमियान क्या फ़र्क है. Here is a picture, and if you look at this carefully, on the left side there is a prokaryotic cell and then on the right side there is a eukaryotic cell. इसकी डिटेल में जाए बगैर ही अगर आप जस्ट इस पिक्चर की तरफ देखें तो आप देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो कितना ज़्यादा सिंपल है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर कितने ज़्यादा ऑर्गेनेलीज हैं. प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देयर इज़ नथिंग एक्सेप्ट अ सेल वॉल, राइबोसोम एंड न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड इज़ लाइक अ न्यूक्लियस, लेकिन क्योंकि सेल बहुत छोटा होता है और वहाँ पे पूरा न्यूक्लियस आने की जगह नहीं होती, तो न्यूक्लियस के अंदर जो मैटर होता है, जो राइबोसोम जो आरएनए होता है, इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म. एंड देन देयर इज़ अ फ्लैजेलम. फ्लैजेलम इज़ लाइक अ टेल और लाइक अ विंग और लाइक अ फिन, जो कि सेल को मूव करने में और स्विम करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है. And if you look at the eukaryotic cell is not only larger in size but it has many organelles in it, जिनमें सबसे prominent और सबसे important nucleus है. यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक बहुत prominent nucleus होता है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको नज़र नहीं आ रहा. So this is the main difference between the prokaryotic and the eukaryotic cell. Now we are done with the first group, prokaryotes. Now we are moving with the second group, that is called the protist. Protist जो होते हैं, they are made of the eukaryotic cell. They are unicellular, मगर वो eukaryotic cell से बने हुए होते हैं. Some of them are live in the water and they eat other microorganisms. और कुछ जो होते हैं, they have chlorophyll in them so they can make their own food. Next group है fungi.
or fungus, which is different from the plant. If you look at the body of a fungus, it will look like a plant. वो देखने में plant की body जैसी लग रही होती है, but it is not a plant. क्योंकि plant जो होते हैं they can make their own food, मगर fungus अपनी food खुद prepare नहीं कर सकते. It need food from other organisms or from the dead matter. Similarly, fungus is also not an animal. So fungus is another group. That is for the exact reason why the fungus has been assigned a separate group. फंगस का एक अपना अलग ग्रुप होने की वजह यही है कि ना ये एग्जैक्ट प्लांट जैसा है, इसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ प्लांट जैसी हैं, इसकी बॉडी देखने में प्लांट जैसी लगती है, और ना ही ये एग्जैक्ट एनिमल जैसा है क्योंकि इसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ एनिमल्स वाली हैं, बट इट इज़ नॉट एन एनिमल. देन कम्स द प्लांट्स. प्लांट्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट कैन डू फोटोसिंथेसिस. एंड देन कम द एनिमल्स. Animals, then we know there are the variety of animals. Some can live on the land, some live in the water, and then so on. Cell organize in 3 ways to make the body of organisms. अब सेल 3 तरह से आपस में ज्वाइन होते हैं and they make the living organism. First of all, we are going to talk about the unicellular organism. As the name is telling, uni mean one and cellular means cell. Unicellular organisms, they are made of only one cell. These cells live independently. एक दूसरे से अलग होकर रहते हैं, अपना फूड सर्च करते हैं, अपना खुद सर्वाइव करते हैं. they do not depend on each other. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे लिव इन द वाटर. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर यूजफुल फॉर अस, और कुछ होते हैं दैट आर हार्मफुल. द एग्जाम्पल्स दैट आर रिटन हेयर आर एमीबा, पेरीमीशियम एंड यूग्लिना. Here are the picture of the amoeba, paramecium and euglena. Yes, you can see the euglena has the chlorophyll in it as it is green in color, and then there is a flagellum. As you can see, आइए इसको देखते हैं. The flagellum means this tail. It is called the flagellum and it helps euglena to swim in the water. Now we are moving towards the colonial types. Colony means colony basically कैसे बनती है? When people live together. In the same way, cellular colony is made when different cells live together, but they do not have any division of labor among them. Division of labor means कि हर सेल बेशक एक दूसरे के साथ रह रहा होता है, लेकिन वो आपस में उन्होंने अपनी अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ करके अपने आप को सर्वाइव करना होता है. कोई भी सेल किसी दूसरे सेल को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करता. Each unicellular organism in a colony lives its own life and does not depend on other cells for its vital requirements. Volvox is a green algae found in the water and it is an example of a colony. And here is the diagram of the Volvox. It is the real picture actually. It was taken from a microscope. That is how इसके अंदर आपको ये राउंड बॉल्स नज़र आ रही होंगी. एक्चुअली दे आर द सेल्स एंड दे आर लिविंग टुगेदर. वो एक जगह पे मिल के रहते हैं. उससे ये होता है कि सेल्स एक दूसरे के करीब रहते हैं, मगर वो एक दूसरे को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करते. हर सेल अपने लिए फूड और अपने लिए वाटर खुद अरेंज करता है एंड सेल्स लिव देयर लाइफ इंडिविजुअली. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सेल्स they live together and also they depend on each other, and there is a division of labor. Division of labor mean there are certain cells who have job to make your heart beat. और आपके जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल होते हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड सेल. स्पेशलाइज्ड मीन हर सेल के करने के लिए अपनी एक जॉब होती है. कोई भी सेल किसी दूसरे सेल की जॉब लेकर नहीं कर सकता. वो सिर्फ वही जॉब कर सकते हैं जो उसकी करने वाली जॉब है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द मसल्स और द सेल्स इन योर मसल्स, उनकी जॉब ये है कि उन्होंने आपकी बॉडी को और आपके मसल्स को मूव करने में हेल्प करनी है. दे कैन नॉट हेल्प योर बॉडी इन एनी अदर वे अदर देन द मूवमेंट. Cells are combined to form the tissues, organ system, and the example of the multicellular organisms that are given here are frog and mustard plant. Mustard plant का scientific name होता है Brassica campestris, which is grown in winter. Its body is used as the vegetable and seed are used for extracting oil. And then there is a frog, which is also a multicellular organism. Its scientific name is Rana tigrina.
its body is made of the cells and tissues and organs and so on. So today we discussed the organizations of the cell, in which we read that basically there are two types of the cell, prokaryotic and eukaryotic. प्रोक्रियोटिक बहुत सिंपल होते हैं, दे डू नॉट हैव अ क्लियर न्यूक्लियस, उनका न्यूक्लियस इसी तरह ओपन होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर डिजॉल्व हुआ होता है, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. एंड द यूक्रियोटिक सेल दे आर लार्जर इन साइज, और उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. वेल डिफाइंड मीन एक ऐसा न्यूक्लियस जो आपको माइक्रोस्कोप के नीचे बहुत क्लियरली अलग से नज़र आ जाए. And then we read about the colonies in which cells live together but they do not depend on each other. And then come the multicellular organization, in which cells, they live together, and also there is the specialization of job in which each cell does its own job. And the example of the multicellular organisms are mustard plant and frog, which is also known as the Rana tigrina. Please go through this topic, and in case of any difficulty, do let me know. Thank you, students. Take care.